हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम एग्जिस्टेंस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, ये कहती है प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस। ये बेसिस की एग्जिस्टेंस थ्योरम है फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दो चीज़ गिवन है। सबसे पहले आपको बेसिस एग्जिस्ट बेसिस के बारे में पूछा है, तो आपको बेसिस के बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। और फाइनाइट डायमेंशनल आपका क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले वो देखेंगे बेसिस क्या होता है। ठीक है, पहले बेसिस देखते हैं। बेसिस क्या होता है? बेसिस से समझिए कि जो वी ओवर एफ होता है ना, ये आपका वेक्टर स्पेस होता है। वी आपका वेक्टर्स हुआ, एफ हो गया आपका फील्ड। फील्ड में आपके स्केलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये वेक्टर्स का स्पेस है, इसका ही कोई सबसेट मान लो क्या है, एस। ऐसे आपका सबसेट है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो ये सबसेट आपका बेसिस होगा कब? कि जो सबसेट के एलिमेंट है ना, एस के सभी एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। सबसे पहला तो यही होगा। और दूसरा है ये एक कंडीशन फॉलो करे। क्या कंडीशन फॉलो करे? ये वाली। अभी से मैं समझाता हूँ। ये कंडीशन क्या है? ये कह रहा है लीनियर स्पैन एस इज इक्वल टू वी। मतलब जो एस के अंदर एलिमेंट है ना, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वी को स्पैन करते। स्पैन का मतलब कुछ नहीं होता, स्पैन का मतलब जनरेट। ठीक है, स्पैन का मतलब होता है जनरेट। ठीक है, एल एस वी का मतलब आप समझ गए होंगे। और जो आपका फाइनाइट डायमेंशनल होता है, फाइनाइट डायमेंशनल, उसमें क्या होता है? एक ही कंडीशन होती है, उसमें केवल एक ही कंडीशन होती है। उसका वो है कंडीशन ये वाली। मतलब बेसिस की सेकंड कंडीशन आपकी फाइनाइट डायमेंशनल की होती है। मतलब आपको एक कंडीशन की बना है क्या? कि फाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको, बस लीनियरली इंडिपेंडेंट आप, मतलब आपको कुल मिला के एक ऐसा सेट ले लेना है मान के, जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट मान लेंगे। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन आपकी पहले से सेटिस्फाइड है। ठीक है, बस इतना करेंगे। लेकिन एक कंसेप्ट है इसमें। क्या कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एल डी, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये दो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट बहुत आसान है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। कुछ नहीं है, मैं एक आपको एक सिंबल लिख दे रहा हूँ, इससे इसी से समझा दूंगा। आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर ज़ीरो की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ज़ीरो। किसी भी नंबर एक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो। ये तो आपको कॉमन सेंस है। ठीक है, अब देखो, आपने ए आई की मल्टीप्लाई एल्फाई से करी, ए आई की मल्टीप्लाई आपने एल्फाई से करी। अब देखो, अगर ए आई जीरो होगा तो एल्फाई से मल्टीप्लाई करो तो जीरो बनेगा। अब यहाँ पे एल्फाई क्या है? ये जो ये ए आई है आपका, ए आई, ये है एलिमेंट ऑफ फील्ड। फील्ड में क्या होता है? स्केलर्स। मतलब ए आई स्केलर्स है। एल्फाई क्या है आपका? वेक्टर्स है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ वी, ये है ये। तो अब आप सोचो, अगर ए आई जीरो हो जाए तो वैल्यू जीरो सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, तो अगर सभी फॉर ऑल ए आई इज इक्वल टू जीरो, अगर आपके सभी ए आई अगर जीरो हो जाए, मतलब आपका ए वन भी जीरो हो जाए इक्वेशन में जो गिवन हो गया आपको, ए टू भी जीरो हो जाए और ए थ्री भी जीरो हो जाए, या जितने भी आपके ए होंगे उसमें स्केलर्स होंगे जीरो हो जाए, तो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट में कुछ नहीं, यही सेम है डिपेंडेंट में भी। बस अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस वाली कंडीशन में एक चीज़ चेंज हो जाएगी कि जो सभी ए आई है वो जीरो होना ज़रूरी नहीं है, सभी ए आई का जीरो होना ज़रूरी नहीं है। फॉर ऑल ए आई ये कंडीशन बस लग जाएगी इसमें। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे तो आपका सभी ए वन ए टू ए थ्री जीरो थे, लेकिन यहाँ पे आपका ए वन की कुछ वैल्यू हो सकती है, मान लो वन हो सकती है। ए टू की कुछ वैल्यू हो सकती है, मान लो थ्री हो सकती है। भले ए थ्री जीरो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन दो की कुछ वैल्यू है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो बचा क्या? लीनियर डिपेंडेंट। आई होप आपको समझ आएगा। अब बात है जो आपकी थ्योरम है। थ्योरम थी, अब आपको बेसिस प्रूफ करना है। अब वापस एक बार देख लेते हैं थ्योरम को।
कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आ जाओ वापस। तो देखते हैं ध्यान से। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो v और f है ना, ये फाइनाइट डायमेंशनल है। फाइनाइट डायमेंशनल की एक ही कंडीशन है कि इसका कोई सबसेट, सबसेट क्या है, आपको लीनियरली स्पैन करेगा v को। ठीक है, इसका कोई सबसेट लीनियरली स्पैन कर रहा है इसको। गलत बन गया सिंबल। ठीक है, आपको केवल ये कंडीशन के लिए ये कंडीशन गिवन है। अब मान लो कि अगर ऐसा आपका क्या हो जाए, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, तो ये बेसिस बना देगा। ठीक है, तो इस केस में हमें लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं मानना पड़ेगा। हम एस को कुछ ऐसा सेट मान लेते हैं, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 अल्फा n तक मान लेते हैं। ठीक है, एस ये है आपका। फिर एस का कोई सबसेट मान लिया, लेट। अब एस तो लीनियर डिपेंडेंट हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि इंडिपेंडेंट हो जाए तो बेसिस फॉर्म कर देगा ना, क्योंकि बेसिस की दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो यही वाली होती है, कौन सी वाली, फाइनाइट डायमेंशनल वाली, और दूसरी कंडीशन है कि जो उसका मतलब जो एस है ना, वो आपका लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट मानते हो तो बेसिस है, नहीं मानना पड़ेगा, इसलिए हमने नहीं माना। हम इसका एक सबसेट लेते हैं जिसे मानेंगे हम। हमने इसका एक सबसेट लिया जो कि क्या था आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट S1 बी सबसेट ऑफ S विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों माना, आप देखो, इससे हमारा काम हो गया। अब हमें दूसरी कंडीशन को प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ऐसे वाली LS1 इज इक्वल टू V प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि हम आसानी से कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, हम इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए इसकी ये ऐसा तरीका लगाएंगे। देखो ध्यान से, हम करेंगे LS1 सबसेट ऑफ V। ठीक है, पहला तो ये करेंगे। दूसरा करेंगे हम V सबसेट ऑफ LS1। हमारा काम हो जाएगा इससे। तो अब जो ये पहले वाला ना, ये हमें आसानी से मिल रहा है। कैसे, देखो S1 आपने क्या कहा, सबसेट है इसका। ठीक है, और अभी आपको पता है, तो इनका जो लीनियर स्पैन होगा वो भी आपस में क्या होगा, सबसेट होगा। और अभी मैंने आपको जो क्या बोलते, ये कंडीशन देखो ऊपर ही दिखी थी, ये देखो ये वाली कंडीशन, इसमें भी आपको बताया था कि क्या है सीन, जो आपका LS है वो V के इक्वल टू। तो पहला आपका LS1 सबसेट ऑफ V, ये मिल गया आपको, मिल गया नहीं मिल गया, ये देखो। अब दूसरा देखेंगे हम, दूसरा अब हम निकालेंगे आगे को। ठीक है, आगे को निकालते दूसरा। दूसरे के क्या करेंगे हम, अल्फा एक एलिमेंट ले लेंगे V का, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे हम लीनियर कम्बिनेशन के रूप में दिखा सकते हैं जो उससे पहले के एलिमेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अल्फा k है ना, तो इसे हम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 डैश अल्फा k माइनस 1, मतलब अल्फा k से जो पहले एलिमेंट है उनके लीनियर कम्बिनेशन के रूप में अल्फा k को दिखा सकते हैं। तो हमने अल्फा v का एलिमेंट ले लिया, तो ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डैश करके अल्फा n तक जा रहा है। ठीक है, हमने ये लिया है। ठीक है, बीच में अल्फा k भी है कहीं आपका। ठीक है, ये हमने लिया है, ध्यान रखना। तो आपको पता है ये जो आपका अल्फा n तक एलिमेंट थे, ये किस में थे, आपके S1 के एलिमेंट थे। ये तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 हो गया आपका, यही हो गया ना, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। S1 के एलिमेंट का वो हो गया। तो जो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, ये आपका इम्प्लाई कर देगा ये V का एलिमेंट है, तो अल्फा आपका LS1 का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन S1 का क्या होता है, LS1, यही तो होता है ना, लीनियर कम्बिनेशन S1 का LS1 का एलिमेंट है। साफ पता चल गया इससे। तो इससे एक बात और पता चल गई, V आपका सबसेट हो गया LS1 का। बस यही आपको करना होता है। ये दूसरी जो ये यहाँ पे थी ना, ये आपको पता चल गई। ठीक है, तो इन सब से क्या पता चला हमें, इन सब से पता चला इंडिपेंडेंस हमने पहले मान रखा था, ये वाली कंडीशन प्रूफ होगी, V इज इक्वल टू LS1। तो S1 क्या आपका बेसिस है, आपका S1 इज
बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। S1 बेसिस हो गया, आप कोई सा भी मान सकते हैं S1, कोई से भी, ऐसे आप मतलब बेसिस एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट डायमेंशनल है ना कोई वेक्टर स्पेस, तो बेसिस एग्जिस्ट करेगा। अब अगर आप सिंपल तरीके, ये तो मैथमेटिक्स हो गया ना, लीनियर अलजेब्रा, आप सिंपल तरीके से भी ले सकते हो इसे ना। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब कुछ उसकी डायमेंशन है, जैसे 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, ऐसे फाइनाइट है, आप काउंट कर सकते हो, तो उसका बेसिस तो एग्जिस्ट करता ही है, ये तो हमें पता है। लेकिन जो लीनियर अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स का तरीका है, थोड़ा विचित्र होता है तो इसे समझने में टाइम लगता है। तो ये आपके सामने था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद देखने के लिए से, और मिलते हैं अगली वीडियो में।